बेटा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके बेटा, तो लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। मैंने आपको बेसिस की डेफिनेशन बताई थी और बेसिस को बेसिस क्यों बोला जाता है ये भी आपको बताया था। जैसे किसी भी घर की फाउंडेशन है वो उसका बेस होता है, ठीक है। वैसे ही वेक्टर स्पेस का बेस भी जैसे हमारी जो घर का फर्श जैसे काम करता है वैसे ही वेक्टर स्पेस का बेसिस काम करता है। बेसिस की हेल्प से आप पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको बेसिस बोलते हैं। और किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स बेसिस, ठीक है। अगर बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगा, और अगर बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो पहले सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो आप लोग भी इनको नोट कर लीजिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो सबके लिए है, ठीक है। अगर V इज एनी वेक्टर स्पेस, तो साइड में लिख ले रही हूँ, इफ V इज एनी वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड F, ठीक है। तो अगर हमारे पास में सपोज, आप लोग आंसर आप लोग खुद से दोगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक कंडीशन दे रही हूँ, इफ S इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, बेटा मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मैं एब्रीविएशन यूज करूंगी। L डॉट D डॉट का मीनिंग है लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। इफ S इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट then its superset, then its superset will also be, आप लोग बताओ क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए? आपका जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सुपर सेट का क्या मीनिंग होता है? सेट का सबसेट, तो अगर A इज एनी सेट तो उसका सबसेट क्या होता है? इफ A इज एनी सेट एंड B इज इट्स सबसेट ऑफ, B इज सबसेट ऑफ A, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेट B? क्या होती है सबसेट की डेफिनेशन? मैम जिसके सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर आते हैं, ठीक है। इट मींस बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलूं बी इज सबसेट ऑफ ए, या इसको इन अनदर वर्ड्स बोलूं ए इज सुपर सेट ऑफ ए, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ए इज सुपर सेट, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सुपर सेट यानी कि ए अगर सुपर सेट है बी का तो इट मींस ए बी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, यही तो है ना उसका मीनिंग। अगर ए बी का सुपरसेट है इट मींस ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कंडीशन ये दे रही हूँ कि जो ये सेट बी है, सेट बी अगर हमारा एलडी है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो सेट ए हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। ए बी का सुपरसेट है, आपका उसका छोटा सा पार्ट लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसका बड़ा पार्ट अगर ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, तो ए को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए या डिपेंडेंट होना चाहिए? मैम इंडिपेंडेंट। बेटा आपका जो स्मॉलेस्ट बी है ना, जो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो इट मींस अगर बी के पास में जो एलिमेंट्स होंगे उनका अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, सपोज बी के पास में, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बी के पास में सपोज दो एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इट मींस अगर इसका हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है। फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट चेक करने के लिए इसको इक्वेटिंग टू जीरो वेक्टर करते हैं। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है? इफ एटलीस्ट वन ऑफ Ci विल बी नॉन जीरो, ठीक है। इट मींस अगर C1 जीरो है तो C2 ने नॉन जीरो होना पड़ेगा, तब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर C1 एंड C2 बोथ C1 एंड C2 की वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर कम से कम एक या C1 नॉन जीरो हो या C2 नॉन जीरो हो या C1 और C2 दो के दो नॉन जीरो हो तब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो।
समझ में आया? यही तो डेफिनेशन पढ़ी थी कल हमने कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब C1 भी 0 हो एंड C2 ऑल्सो 0 हो। लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा जब कम से कम C1 या C2 में से एक नंबर नॉन जीरो हो, ठीक है। या सपोज कर लो कि C1 नॉन जीरो हो और C2 जीरो हो, तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। या C2 जीरो हो और C2 नॉन जीरो हो, तब भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। C1 नॉन जीरो हो, C2 भी नॉन जीरो हो, तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो अब आंसर दो कि अगर बी आप लोगों का लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और ए उसका सुपर सेट है, ठीक है, तो इट मींस ए जो सेट ए है वो α1 एंड α2 को तो कंटेन करेगा ही करेगा। अगर उसका स्मॉलेस्ट पार्ट लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर उसका जो बड़ा पार्ट है वो कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है? उसके पास में तो α1 α2 ऐसे एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो सेट ए को तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल ही नहीं सकते। तो सुपर अगर कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट कंफर्म है, गारंटी है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे पूछती कि बी का अगर कोई सबसेट है सी, अगर बी का कोई सबसेट कंसीडर कर लेते हैं, इफ सी इज एनी सबसेट ऑफ बी, और मैं आपसे सी के बारे में पूछूं कि सी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हम आंसर नहीं दे सकते कि सी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट। पॉसिबिलिटी है कि सी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सुपर सेट के लिए गारंटी है, 100% गारंटी है कि अगर बी लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो उसका सुपर सेट है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्या कह रही हो? मैं वहां गई थी जिसने कुछ पूछना होता है या आंसर देना होता है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग म्यूट रखें। तो ये क्लियर है, अगर आपका कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका जो सुपर सेट है वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसका जो सबसेट है वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है, तो सुपर सेट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। इफ एस इज एनी लीनियरली डिपेंडेंट सेट देन इट्स सुपर सेट, यहाँ पे इट्स भी होना चाहिए, then its superset will also be linearly dependent, अब सेकंड पॉइंट को आप लोग सोच समझ के आंसर देना। सेकंड में आप लोग को ये कंडीशन दे रही हूँ, इफ S is linearly independent, if set S is linearly independent, ठीक है, अभी सेट S है हमारा linearly independent, then any subset of S, आपको बताना है any subset of S के बारे में, then any subset of S will also क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर आपका कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट पक्का है, गारंटी है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन सुपर सेट के लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। इफ S is any linearly independent set then any subset of S will also be linearly independent, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अगर हमारे पास में कोई भी सेट, any set containing zero vector, any set containing zero vector, any set containing zero vector is always linearly dependent। इसका रीजन मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ, is always linearly dependent। अगर कोई भी सेट जीरो वेक्टर को कंटेन करता है तो वो पक्का लीनियरली डिपेंडेंट होता है। देखो क्यों लीनियरली डिपेंडेंट होता है, अगर सपोज करो कोई सेट है, सिंगलटन सेट है, उसके पास सिर्फ जीरो एलिमेंट है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लिख रही हूँ,
सपोज करो कि कोई जो सेट एस है उसके पास में ओनली जीरो वेक्टर है, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो ये सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी कैसे चेक की जाती है, उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक स्केलर की रिक्वायरमेंट है, तो हम जीरो वेक्टर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या करते हैं उसको इक्वेट इनटू जीरो वेक्टर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो हमारे पास में c इंटू जीरो इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जीरो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे c के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, जो ये c है ये c हमारा जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर c को मैं जीरो लूंगी तो जीरो इंटू जीरो भी जीरो होता है, c को 1 लूंगी या 2 लूंगी, इट मीन्स अगर c को एनी नॉन जीरो वैल्यू अगर हम दे देते हैं, c को सपोज करो हम 5 दे देते हैं, ठीक है। अगर c की वैल्यू हम 5 सपोज कर लें तो 5 इंटू जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इट मीन्स वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर किसी सेट के पास में अगर जीरो एलिमेंट है तो उसके साथ में जो स्केलर वैल्यू है वो कुछ न कुछ नॉन जीरो एलिमेंट को कंटेन कर सकती है, ठीक है। तो जो ये c है, c की वैल्यू पॉसिबल है कि जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, लेकिन हमें कंडीशन चाहिए होती है कि ऑलवेज या जीरो ही होनी चाहिए या तो ऑलवेज नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, c नॉन जीरो भी पॉसिबल है, तो c इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, c मे बी 1 2 3 एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट जो ये सेट S है ये यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा या डिपेंडेंट सेट होगा, c की वैल्यू नॉन जीरो भी आ रही है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये समझ में आया कि सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। Yes, ma'am. ओके बेटा, तो अब इसी को समझ के आप लोग मुझे आंसर दो। अगर कोई एक दूसरा सेट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे तो सिंगलटन सेट लिया था, एक दूसरा एग्जांपल लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं उस एग्जांपल को लिख रही हूँ, सपोज एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। जीरो है उसके पास में, अल्फा 1 कोई नॉन जीरो वेक्टर है, कोई अल्फा 2 है, सपोज ऐसे ही उसके पास में अल्फा 10, टोटल 11 वेक्टर है, ठीक है। लेकिन एक वेक्टर उसका जीरो वेक्टर है, तो उसके पास में कम से कम एक वेक्टर भी अगर जीरो वेक्टर है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि जो जीरो को हम जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको c1 से करेंगे, इसको c2 से, या आपकी चॉइस है, आप जो भी स्केलर्स को सपोज करते हो, x1 x2 या a b c d जो भी आप लोग सपोज करते हैं, यहाँ पे जो ये c है कम से कम एक c तो हमें यहाँ पे से नॉन जीरो मिल जा रहा है। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट में यही डेफिनेशन हमने लिखी थी, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ci इज नॉन जीरो तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है, ठीक है। तो किसी भी सेट के पास में भले वो कितना ही बड़ा सेट है या कितना छोटा सेट है, लेकिन उसके पास में अगर जीरो वेक्टर है तो हमें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बिना चेक किए आंसर लिख सकते हैं कि दिस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो आपके पास में जैसे ये, अगर आपको छोटी छोटी चीजें अगर याद होंगी तो आप लोगों को एग्जाम में इससे कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। किसी भी सेट के पास में आपको जीरो वेक्टर दिखेगा तो आपको पता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, इसके लिए फालतू में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप लोग रीजन लिख दोगे, सिंस सेट S कंटेन्स जीरो वेक्टर सो दिस सेट मस्ट बी अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा, वैसे सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तीनों पॉइंट्स बहुत आसान से पॉइंट है। अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है, कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर कोई भी सेट जीरो वेक्टर को कंटेन करता है तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया है, उसको भी नोट कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल करेंगे। लास्ट फोर्थ पॉइंट है, एनी सेट, किसी भी सेट की बात चल रही है, किसी भी आर्बिट्रेरी सेट की, एनी सेट एस की एस से डिनोट कर लेते हैं, एनी सेट एस विल बी linearly independent, will be linearly independent if and only if, ठीक है। if and only if का मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए। अब आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, किसी को फिर भी नहीं आता है, आप लोग पूछ सकते हो, कभी भी पूछने में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें मैम से नहीं पूछना है, ठीक है। आप लोगों की क्लास है, आप लोग यहाँ पे पूछने के लिए ही हो और हम आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के कोई भी छोटे से छोटे डाउट्स हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये आप लोगों की। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपको सब आता है पहले से ही, आप लोग पूछते ही नहीं है कुछ भी। Any set S will be linearly independent if and only if
every subset, if and only if every subset of S, every subset of S will be linearly independent. यहाँ पे every finite subset लिख लेना इसको, if and only if every finite subset, if and only if every finite subset of S will be linearly independent. मोस्टली इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है अगर S हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि अगर आपका जो सेट S है ये इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट अगर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारा सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट सेट की वैसे तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज यूज होती है क्योंकि हमने एनी सेट लिखा है, तो एनी सेट के अंदर फाइनाइट सेट भी आते हैं एंड इनफाइनाइट सेट भी आते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है इनफाइनाइट सेट के केस में। क्यों पड़ती है मैं आप लोगों को रीजन समझा रही हूँ। जैसे सपोज बेटा अगर S कोई सेट है, ठीक है, उसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ, अगर सपोज जो सेट S है इसके पास में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू सोन, S कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि S लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, हमें पता है कि इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी चेक की जाती है, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस अप टू सोन इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल किया जाता है, इसको किसके इक्वल किया जाता है चेक करने के लिए, जीरो वेक्टर के, ठीक है, जीरो के इक्वल करते हैं। और जो यहाँ पे A1 A2 A3 है ये क्या है, स्केलर वैल्यूज है, वेक्टर वैल्यूज है, स्केलर वैल्यूज है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हम इक्वेटिंग टू जीरो करते हैं। उसके बाद में ये सेट कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, जब ऑल AI की वैल्यू जीरो आती है, और लीनियर इंडिपेंडेंट तब होता है जब कम से कम एक AI की वैल्यू नॉन जीरो आती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है इनफाइनाइट सेट के केस में, आप लोगों ने किसी न किसी सेमेस्टर में सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सीरीज पढ़ा होगा, सीरीज तीन टाइप की होती है वैसे, कन्वर्जेंट सीरीज होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है एंड ऑसिलेटरी सीरीज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, इस वाले टर्म को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ सिग्मा AI अल्फा I इक्वल टू जीरो, जो यहाँ पे ये I वेरीज फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब जो ये राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है दिस इज अ सीरीज, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो ये सीरीज है हमारी, ये सीरीज हमारी कन्वर्ज भी कर सकती है किसी फाइनाइट पॉइंट की ओर को, ये तो इक्वेटिंग टू जीरो तो हमने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये डाइवर्स भी कर सकती है, डाइवर्स करने पे या तो वो इंफिनिटी को टेंड करेगी या वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगी, ठीक है। तो अगर सीरीज हमारी ये जो ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, अगर ये हमारे पास में डाइवर्जेंट सीरीज बन जाए, तो उस केस में हम ये जो ये A1 A2 स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू के बारे में पता नहीं कर पाते हैं कि ये ऑल जीरो आ रहे हैं या ऑल नॉन जीरो आ रहे हैं, क्योंकि उस केस में तो हो क्या जाएगा, हमारे पास में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी या माइनस इनफाइनाइट आएगी, हो सकता है ऑसिलेटरी बने। तो लेकिन हम तो सिर्फ जो ये स्केलर्स हैं, इन स्केलर्स की वैल्यूज हम ओनली तब डिटरमाइन कर सकते हैं जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज हो, ठीक है। अगर डाइवर्जेंट हो या ऑसिलेटरी हो देन वी कांट डिटरमाइन दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज, और एंड वी कांट इवेलुएट वैल्यूज ऑफ स्केलर्स A1 A2 अप टू सो, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे जो ये डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। अगर हमारे पास में कोई इनफाइनाइट सेट है तो अगर उसको हम इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो डाइवर्स भी कर सकता है या ऑसिलेट भी कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करते हैं, जो भी वो इनफाइनाइट सेट है उसके कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लेते हैं, उसके फाइनाइट सबसेट को चेक करना तो आसान है। अब फाइनाइट सबसेट का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको इक्वेटिंग टू जीरो करेंगे, अगर फाइनाइट है तो उस केस में हम स्केलर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे पास में जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट की जरूरत पड़ी थी मेनली इनफाइनाइट सेट के केस में। आपसे कोई पूछेगा कि किसी सेट को आप लोग कैसे चेक करोगे, तो आप लोग आंसर दोगे कि हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको इक्वेटिंग टू जीरो करेंगे एंड स्केलर्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर स्केलर्स की वैल्यूज, ऑल स्केलर्स की वैल्यू जीरो आती है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है।
तो आपसे वो पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि अगर आपका सेट इनफाइनाइट सेट है तो तब आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो आप उनको आंसर दोगे कि अगर सेट इनफाइनाइट सेट है तो उस केस में हम जो उसके एवरी फाइनाइट सबसेट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में हमने लिखा है if every finite subset of S will be linearly independent। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि फोर्थ पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी थी। फोर्थ पॉइंट की जरूरत मेनली पड़ी थी अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट में चेक करना है कि ये उसका बेसिस है कि नहीं, तो उसका बेसिस है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ फोर्थ पॉइंट के लिए। ज्यादातर आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ोगे, आप लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पढ़ोगे। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ज्यादातर जो आप लोगों के सिलेबस में जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन। ठीक है, अगर सपोज करो जो हमारा वेक्टर स्पेस है, सपोज जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है हमारा कलेक्शन ऑफ यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ले रही हूँ। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल हमने ले लिया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल भी अब मैं आप लोगों को फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती क्या है। ये हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ लेते हैं। अगर एफ एक्स कोई एक्सप्रेशन है, ऐसे डिफाइन किया गया है a0 प्लस a1x। बेटा आप लोगों को पता सब कुछ होता है बट आंसर देना नहीं आता है। ठीक है, a2x² प्लस अप टू सोन। आप लोग को ये कोई मैं पहली बार नहीं बता रही हूँ, आपको ये पता होगा। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल होता है। देखिए इसका आप लोग कंप्लीट आंसर कैसे दोगे, इसको मैं एक रियल पॉलिनोमियल या इंटीजर पॉलिनोमियल, चलो इतना कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों को। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि अगर एफ एक्स मैंने ये लिखा हुआ है दिस इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए जो ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2, बेटा ये an लिखना है इसको। ठीक है, मैंने इसको a3 लिख दिया है an। जो ये कोफिशिएंट्स है इन पे भी एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है n की, इसकी जो ये जो सबसे हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है इसकी पावर। ठीक है, चलो आप लोग मुझे ये आंसर दो कि जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, क्या होगी बेटा? n डिग्री। n डिग्री होगी। ठीक है, तो n डिग्री होगी। ठीक है, आप लोगों ने सही बताया। तो एक दो कंडीशंस आप लोगों ने पूरा आंसर देना है कि एफ एक्स इज नोन एज पॉलिनोमियल इफ जो ये आपके लोगों के जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये कोफिशिएंट हमारे इंटीजर हों, और जो ये n है ये n आप लोगों का n भी आप लोगों का n बिलोंग करना चाहिए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर आप लोगों को पता है ना क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो। इट मींस जो ये n है ये n आप लोगों का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ये n है किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है n, जो n है वो नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हम 1/2 है या 3/2 है नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, तो जो अगर यहाँ पे अगर x की पावर, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखूं, इसका कर्सर कहाँ गया? अगर मैं लिखूं x की पावर 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो आप लोग जो एफ एक्स है इसमें अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और जो n है उसकी जो पावर है हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट की उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आपने आंसर देना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं मे बी एनी इंटीजर, और जो n है जो उसकी पावर है n हमारे पास में एक होल नंबर होनी चाहिए। हो सकता है कि उसकी पावर 0 भी हो सकती है, 0 जैसे हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैं अगर 10 लिख दूं, 10 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो इसको 10 इंटू एक्स की पावर 0, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो आप लोगों की जो पॉलिनोमियल है उसकी जो स्मॉलेस्ट डिग्री होती है वो 0 होती है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, फिर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। बस ये तो मैं पॉलिनोमियल समझा रही थी, क्वेश्चन तो हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं जिसमें हम कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग से मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
तो जो वेक्टर स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, इसके केस में जो बेसिस होता है, बेसिस आप लोगों को पता है कि वो सेट होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि VF के जो वेक्टर स्पेस है उसके किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर पाए जिसकी हेल्प से। दीपा बेटा आप लोगों ने पेन इरेजर कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है, इससे क्लास में डिस्टरबेंस होता है। आप लोग क्लास में एक्सपेरिमेंट करने में क्यों लग जाते हैं? आप लोग क्लास में ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा बेसिस होता है, इसका जो बेसिस होता है मैं वो लिख रही हूँ। इसका बेसिस होता है, बेसिस को हम डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। इसका बेसिस होता है 1x x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू 4, ऐसे x रेज टू 5 सारे आएंगे इसके पास में, कहीं ना कहीं पे x की पावर n आएगा। अब देखो जो हमारा सेट बी है, सेट बी के पास में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है, क्योंकि सेट कहीं पे भी हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बी बेसिस है कि नहीं है, मैंने यहाँ पे वो तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें चेक करने के लिए आएगा कि जो ये सेट बी डिफाइन किया गया है ये बेसिस है कि नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है, तो आप लोग अगर सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप लोग कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिस है कि नहीं है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई भी एक फाइनाइट सबसेट ले लेंगे। सपोज पहले हम एक कोई सेट ले लेंगे जिसके पास में जिसके पास में सपोज एक सेट ले लेंगे जिसके पास में 1x x स्क्वायर x क्यूब ये एलिमेंट है। फिर एक और सेट ले लेंगे जिसके पास में x क्यूब x की पावर 4 x की पावर 5 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है। ऐसे हम इसके ऑल पॉसिबल फाइनाइट सबसेट को लेंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उनको इक्वेटिंग टू 0 करेंगे, ठीक है। तो अब इतना हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि ये डिपेंडेंट भी हो सकता है तो आप लोग ये काम करके देखना, ठीक है। इसका कोई भी आप लोग फाइनाइट सबसेट लेना, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, उसको इक्वेटिंग टू 0 करना। देखो हमारे पास में कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल के केस में जो 0 वेक्टर होता है वो 0 होता है, नॉर्मली 0, ठीक है। उसको आपने इक्वेटिंग टू 0 करना है। फिर आपने स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऑल स्केलर्स की वैल्यूज ऑलवेज 0 आती है, ठीक है। इट मींस बी हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया, क्योंकि ऑल स्केलर्स की वैल्यूज ऑलवेज 0 आ रही है। तो जो सेट बी है ये सेट बी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन बेसिस होने के लिए उसने स्पान भी करना चाहिए VF को। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो अगर आप लोग B का लीनियर स्पान निकालते हो, L ऑफ B निकालते हो, तो वो वेक्टर स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल मिलने चाहिए। अब आप लोग देखो, अगर आप लोगों ने किसी भी पॉलिनोमियल को जनरेट करना है, सपोज आपने 100 डिग्री के पॉलिनोमियल को जनरेट करना है, ठीक है। अगर 100 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास में, सपोज x की पावर 100 x की पावर 99 प्लस 10 x की पावर 50 ऐसी सपोज जो भी है प्लस 10 समथिंग, ठीक है। आपके पास में जो भी पॉलिनोमियल होगा, आपके पास में देखो जो भी ये एलिमेंट है बी के अंदर के जो एलिमेंट है इनसे ही तो जनरेट होके आएगा, कहीं बाहर से जो क्या आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमारे पास में या कांस्टेंट टर्म होगा, या x की पावर 1 रही होगी, या x की पावर 2 रही होगी, या x की पावर 3, या x की पावर 50 वट एवर एनी, ठीक है। और उसके बाद में इनका हो सकता है कुछ कोफिशिएंट रहा हो, जैसे इसका कोफिशिएंट सपोज हम 2 ले लेते हैं, इसका 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास में वेक्टर स्पेस है और फील्ड है रियल नंबर। तो जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमारी मर्जी है कि हम जो भी रखना चाहें, ठीक है। तो आप लोग इस दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं आप लोग बी की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एल ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। तो इट मींस बी बेसिस होने की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिस होने के लिए दो ही कंडीशन तो चाहिए, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा वेक्टर स्पेस को स्पान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारे पास में बेसिस है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। अगर हमारे पास में वेक्टर स्पेस है कंटेनिंग ऑल पॉलिनोमियल्स, तो उस केस में जो हमारा बेसिस होता है वो ये होता है जो भी हमने लिखा हुआ है। अब ये नहीं है कि बेसिस यूनिक नहीं होता है बेटा, हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे। तो बेसिस किसी वेक्टर स्पेस का ये नहीं है कि यूनिक होता है, एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं। अब अभी मैं उस चीज को नहीं बता रही हूँ, जब हम उस थ्योरम को पढ़ेंगे तब उस चीज पे ध्यान देंगे।
तो अब ये बताओ कि अभी तक की मैंने जो चीजें बताई है उस पर कोई डाउट है? नो मैम। ओके बेटा, तो अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ या थ्योरम कराऊं। चलो आप लोग मैं 4 एग्जांपल लिख रही हूँ, आप लोगों ने चेक करके बताना है कि कौन सा बेसिस होगा और कौन सा बेसिस नहीं होगा, ठीक है? तो वेक्टर स्पेस ले लेते हैं R³ डिफाइंड ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है? ये हमारा वेक्टर स्पेस है। तो आप लोगों ने चेक करके बताना है, एक सेट B1 डिफाइन किया हुआ है, कौन सा बेसिस होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है? इसके पास में एक 0 वेक्टर है, दूसरा 1 0 0 है, दूसरा इसके पास में 0 1 0 है और दूसरा वेक्टर B2 ले लेते हैं, इसके पास में है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैलकुलेशन करनी स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने चेक करना है कि इनमें से कौन सा बेसिस होगा कौन सा नहीं होगा। तो आपने पहले तो ये दिखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करनी है, दूसरा स्पान चेक करना है, ठीक है? और तीसरा एग्जांपल मैं लिख रही हूँ B3 इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 1 0 1। नेक्स्ट एग्जांपल B4 1 0 0 0 1 0। लास्ट एग्जांपल वन टू थ्री 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग मुझे बिना कैलकुलेशन किए दे सकते हो। B1 के बारे में बताओ, B1 कैसा सेट होना चाहिए? बेसिस होना चाहिए क्या B1 को? बेसिस होने के लिए उसने लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पहले आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ, इज B1 अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट? मैम इंडिपेंडेंट। कोई और आंसर दो, ठीक है? एक आंसर तो आया लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कोई आंसर दो बेटा। लीनियरली इंडिपेंडेंट किसने बोला था? मैम डिपेंडेंट होगा। हाँ, आप लोगों ने आंसर विथ रीजन देना है। लीनियरली डिपेंडेंट क्यों होगा? मैम क्योंकि ये जीरो वेक्टर कंटेन करता है, तो 0 इसमें 0 0। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी कि इसके पास में 0 वेक्टर है, इसके पास में 0 वेक्टर है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? बिकॉज दिस सेट कंटेन्स 0 वेक्टर। तो B1 तो हमारा डायरेक्टली ये कैसा सेट आ गया? लीनियरली डिपेंडेंट सेट आ गया। तो क्या ये बेसिस बन सकता है? नो मैम। नो, बिकॉज बेसिस होने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना मस्ट है, ठीक है? सो B1 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, so B1 कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ V, ठीक है? चलो B1 के लिए तो हमारा काम हो गया। अब B2 आपने चेक करना है कि B2 आप लोगों का बेसिस होगा या नहीं होगा। तो बेसिस होने के लिए सबसे पहले चेक किया जाता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। बेटा मैं अब आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि हम एग्जाम में कैसे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे तो फिर भी ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल हमारे पास में। तो एग्जाम में आप लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट, ठीक है? हमारे पास में जो भी हमको जैसे सेट दिए होते हैं, आप लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है? एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे, B2 के लिए हम कैलकुलेशन कर, ठीक है? एक मैट्रिक्स बनाएंगे। हमारे पास में 3 वेक्टर हैं, तो हमारे पास में 3x3 मैट्रिक्स बनने वाली है, ठीक है? मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या होगी? जो हमारे पास में B2 वेक्टर, जो ये B2 सेट है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वेक्टर है, इसके एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में लिख दो,
ठीक है। फर्स्ट रो बन जाएगी 1 0 0 एंड सेकंड रो हो जाएगी 0 0 1 0 एंड थर्ड रो क्या होगी 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स की हेल्प से बेटा आप लोग जब आंसर देना होता है ना तब अनम्यूट कर लेना, अभी आप लोग म्यूट कर लो, आप लोगों के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा जो B2 सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। जो ये मैट्रिक्स है सपोज इसको डिनोट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए से। अगर ये मैट्रिक्स ए आप लोगों की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, ठीक है। अगर जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए अगर नॉन सिंगुलर होती है, नॉन सिंगुलर का मीनिंग पता है ना आप लोगों को, अगर ये नॉन सिंगुलर होती है, अगर ये नॉन सिंगुलर होती है तो ये हमारा जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा, अगर हमारी जो ये मैट्रिक्स ए है अगर ये सिंगुलर होती है, अगर ये मैट्रिक्स जो है अगर ये सिंगुलर होती है तो सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब मैं आप लोग को ये भी रिकॉल करा दे रही हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है। किसी को याद है तो आप लोग बता सकते हो, फिर मैं बताऊंगी अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है कैसे चेक किया जाता है? क्लास 12th में भी है ये, तो फिर शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट में भी है। हाँ बेटा बता। डिटरमिनेंट से हाँ डिटरमिनेंट निकाल के हाँ डिटरमिनेंट निकाल के, अगर डिटरमिनेंट 0 आती है तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर, और अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आती है तो नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो आप लोग इसकी डिटरमिनेंट निकालोगे। डिटरमिनेंट इसकी डिटरमिनेंट तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी डिटरमिनेंट 1 आने वाली है, ठीक है, नॉन 0 आने वाली है। तो इट मींस जो सेट ए है हमारी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारा जो सेट B2 है ये सेट B2 क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। या दूसरा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सारी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक तरीका तो ये था आप लोगों ने सिंगुलर या नॉन सिंगुलर को चेक करना है, ठीक है। अब दूसरा तरीका आप, क्योंकि इसमें भी कभी हमें मैट्रिक्स को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। दोनों में से आप लोगों की मर्जी है कि आपको कौन सी मेथड ज्यादा आसान लगती है। पहली मेथड मैंने आपको बताई कि आपको जो भी मैट्रिक्स है, लेकिन आप लोगों की ये तो 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो आप लोगों ने डिटरमिनेंट निकाल ली। अगर 4x4 मैट्रिक्स होगी तो उसकी डिटरमिनेंट निकालनी आप लोगों को आती है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होती है। अगर 4x4 की डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है, तो आप लोग दूसरी मेथड क्या करेंगे, हम एक्लॉन फॉर्म का यूज करते हैं। एक्लॉन फॉर्म याद है आप किसी को कि एक्लॉन फॉर्म क्या होती है? रो को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, रो में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कितने जीरो बना सकते हैं, हम उनको मैक्सिमम एलिमेंट्स को हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो मैं एक्लॉन फॉर्म की हेल्प से समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ एग्जांपल B3, ठीक है। B3 को चेक करते हैं कि B3 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा या डिपेंडेंट होगा। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो फर्स्ट रो बनने वाली है 1 1 0, सेकेंड है 0 1 1, लास्ट है 1 0 1, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे। मैं B3 को चेक करें तो B3 के लिए पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स की फर्स्ट रो थी 1 1 0 1 1 0, सेकेंड रो थी 0 1 1, लास्ट रो है 1 0 1, ठीक है। तो एक्लॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखो जैसे इसमें एक्लॉन फॉर्म में जीरो कैसे बनाए जाते हैं ना बेटा, मैं आप लोगों को पहले एक साइड में कोई एग्जांपल लिख के बता दे रही हूँ। जैसे अगर सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, एक्लॉन फॉर्म को इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों की वो काफी यूज होने वाली है। 7 8 9, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर आपने एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जो ये पहला एलिमेंट है इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, अगर सपोज ये 1 नहीं होता, ये अगर 2 होता तो मैं फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करती तो ये 1 बन जाता, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 बनाने की जरूरत नहीं, तो ये ऑलरेडी 1 है। तो उसके बाद आप लोग इस 4 को 0 बनाने की कोशिश करोगे, फिर इस 7 को 0 बनाने की कोशिश करोगे, मीन्स आपने यहाँ से यहाँ को बढ़ना है, ठीक है। पहले इसको 0 बनाते हैं, फिर इसको 0 बनाते हैं, फिर इसको 0 बनाते हैं, फिर इसको 0, मीन्स आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आप लोगों को खुद समझ में आने लग जाता है कि अब हमें किसको 0 बनाना है। तो आप लोग बताओ, अगर मुझे इस सेकंड रो में 4 को 0 बनाना है तो मुझे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा? R2 में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा R2 माइनस 4 R1, ठीक है। और मुझे R में 2 ऑपरेशन साथ में लगा रही हूँ, और मैं R3 में भी ऑपरेशन लगा रही हूँ। मैं R3 में भी 7 को 0 बना रही हूँ, तो R3 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R3 माइनस 7 R1, ठीक है। 2 ऑपरेशन साथ में लगा रही हूँ।
तो हमारे पास में अब मैं इसको ए के इक्वल नहीं लिख सकती, इक्विवेलेंट लिखा जाता है, ठीक है। जो ये नोटेशन होता है ये इक्विवेलेंट का नोटेशन होता है। तो फर्स्ट रो में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तो R1 तो सच एज रहेगी 1 2 3। अब R2 क्या बन जाएगी बताओ? 4 - 4 0, ये तो 0 बन गया। अब 5 माइनस, आप फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5 - 8, 5 - 8 -3। बेटा कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। अब थर्ड एलिमेंट बताओ, 6 - 12, 6 माइनस, हाँ 12 बन रहा है, तो 6 - 12 कितना होता है? -6, ठीक है। अब R3 में लगाओ, R3 - 7 R1, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो 8 - 14, 8 - 14 कितना होगा? -6 -6। और 9 - 21 -12 ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि पहले इसको 0 बनाते हैं, मींस पोजीशन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। पहले इस पोजीशन पे हम 0 बनाते हैं, फिर इस पोजीशन पे 0, फिर इस पोजीशन पे हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पोजीशन पे 0 बनाने के लिए ना आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये सेकंड रो है यहाँ से भी -3 कॉमन है, यहाँ से -3 कॉमन है, और थर्ड रो पे यहाँ -6 कॉमन है, यहाँ और यहाँ से भी -6 कॉमन है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं R2 को थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए मैं R2 को डिवाइड कर रही हूँ -1/3 से, ठीक है। डिवाइड कर रही हूँ, और R3 को मैं डिवाइड कर रही हूँ -1/6 से। फिर थोड़ा कैलकुलेशन, क्योंकि अभी एलिमेंट 1 होने पे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? अब ये हमारा आएगा इक्विवेलेंट। फर्स्ट रो में तो अभी भी कोई चेंज नहीं किया है, 1 2 3 सच एज रहेंगे। सेकेंड रो पे 0 को अगर आप 3 से डिवाइड भी करते हैं तो 0 आएगा, 3 को -3 से डिवाइड करके 1, ये आ जाएगा 2, एंड लास्ट रो 0 1 एंड 2, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, देखो ये, फिर हम इस 8 को 0 बनाने की कोशिश 8 को 0 नहीं बनाना है, मींस इस पोजीशन पे 0 बनाना है, ठीक है। फिर 9 वाली पोजीशन पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि हमें R3 पे कौन सा ऑपरेशन लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। R3 पे अगर हम ऑपरेशन लगा देते हैं, अब मैं R3 पे ऑपरेशन लगा R2 वेरी गुड, R3 - R2, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 0 0। देखो अगर आप लोग इस मेथड से आप लोग चेक करोगे कि जो गिवन सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सपोज यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन बना दे रही हूँ, हमारे पास में अगर सपोज कोई बेसिस गिवन होता b = जिसका फर्स्ट वेक्टर होता 1 2 3, जो इसकी पहली रो है, और उसका सेकंड वेक्टर होता 4 5 6, और उसका थर्ड वेक्टर होता 7 8 9, ठीक है। तो आप लोगों से वो पूछा जाता कि जो ये सेट बी है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आप लोगों ने एक्लोन फॉर्म निकाली। अगर जो ये एक्लोन फॉर्म में अगर एक भी रो कंप्लीटली 0 आ जाती है, अगर एक से ज्यादा रो 0 आती है, तो तब कम से कम एक रो भी अगर कंप्लीटली 0 आती है तो हमारा जो सेट है वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक्लोन फॉर्म में चेंज किया, फिर मैंने क्या बोला, अगर एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के बाद कम से कम एक रो भी कंप्लीटली 0 आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो सेट बी कैसा सेट होगा यहाँ पे? लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लास्ट थर्ड रो है वो कंप्लीटली 0 है। देखिए अगर थर्ड रो में भी हमारे पास में जो कोई भी एक एलिमेंट नॉन 0 होता तो ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों को फिर जो मेथड आसान लगेगी आप लोग उसको अडॉप्ट करना। देखिए आप लोगों के पास में 2 चॉइस है, आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मैट्रिक्स बनाओगे, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, अगर डिटर्मिनेंट आप लोगों की 0 आती है तो सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन 0 आती है तो सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। देखिए जो ये एक्लोन फॉर्म है इसकी जरूरत पड़ती है जब आपके पास में 4x4 मैट्रिक्स बने, क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स के केस में आप डिटर्मिनेंट निकालने में लगोगे तो आप लोगों का काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक्लोन फॉर्म वैसे बहुत आसान, आप लोगों को अभी प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए हो सकता है पहली बार कर रहे हो तो आप लोगों को लग रहा होगा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये
मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सिंगुलर नॉन सिंगुलर को अडॉप्ट ना करके आप लोग इसको अगर अपनी हैबिट में बनाओगे तो आपकी आदत में आ जाएगा कि कोई भी सेट अगर आपको दिया हुआ है, आपने चेक करना है कि इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आप लोग एक्लॉन फॉर्म बनाओ, एक्लॉन फॉर्म में देखो कि अगर कम से कम एक रो भी कंप्लीटली जीरो बन जाती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाती है। ठीक है, तो अब जिस क्वेश्चन को हम कर रहे थे उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा ये 1 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। फिर मैं आज आप लोगों को ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगी बुक से फोटो खींच के। अगर जिनके पास में बुक नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सब स्पेस के भी कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी, आप लोग सब स्पेस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो और बेसिस के लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के भी भेज दूंगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने इसको चेक करना है, एक तो आप लोग डायरेक्ट इसकी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, दूसरा आप इसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एक्लॉन फॉर्म को अपनी आदत में बनाओ, तो इसको मैं एक्लॉन फॉर्म में चेंज कर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकेंड रो पे ये तो ऑलरेडी जीरो है तो इसको जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, हम थर्ड रो पे इस 1 को जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो मैं R3 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 माइनस R1। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स A है ये इक्विवेलेंट आ जाएगी 1 1 0 के। बेटा ये इक्विवेलेंट का नोटेशन क्यों यूज किया जाता है, अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब जो सेट मैट्रिक्स A है इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने एक ऑपरेशन लगा दिया है तो ये उसके इक्विवेलेंट है हम बोलते हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट में ये डिफरेंस होता है। अगर सपोज करो कि हमारे पास जैसे अगर कोई सेट है हमारे पास में, जैसे आप लोगों की क्लास में कोई भी दो आप लोग कोई फ्रेंड हो, कोई दो फ्रेंड की हाइट बिल्कुल सेम है, उन दोनों की हाइट हैबिट्स भी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, दोनों का रूटीन भी वो दोनों सेम फॉलो करते हैं, तो ये आप लोग सोच सकते हो कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं हो सकते ना, कुछ फीचर्स तो दोनों के अलग होंगे, लेकिन दोनों के इक्विवेलेंट है। हाइट उन दोनों की सेम है, सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे उनका रूटीन सेम फॉलो करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट लाइफ स्टाइल को वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, वैसे ही मैथ्स में भी इक्वल और इक्विवेलेंट में काफी डिफरेंस होता है। जैसे मैं अगर आप लोगों को इसी चीज को क्लियर कर दूं तो एक अगर मैथमेटिकल एग्जांपल में आप लोगों को इक्वल एंड इक्विवेलेंट का देख के बताती हूँ। जैसे सपोज आपके पास में अगर कोई एक सेट A है वो है 1 2 और दूसरा सेट B है वो है 3 4 और तीसरा सेट C है वो है 1 2। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि A B एंड C में से कौन से दो सेट आपस में इक्वल हैं और कौन से सेट इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट होने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। जैसे A में भी 2 एलिमेंट्स हैं एंड B में भी 2 एलिमेंट्स हैं, C में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ABC तीनों के तीनों सेट इक्विवेलेंट है। देखिए इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल तो सिर्फ कौन कौन से सेट है, कौन कौन से सेट है इक्वल, इक्वल है A एंड C। तो ये डिफरेंस होता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे थे, R2 पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं 0 1 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब बताओ अब मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं। अब इस पोजीशन पे जीरो बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, देखो ये जीरो बन चुका है, ये जीरो बन चुका है, इस पोजीशन पे जीरो बनाने प्लस R2। वेरी गुड, इस पे हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस R2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 2। अब बताओ उसके बाद अगर हमें इस पोजीशन पे अगर जीरो बनाने, उस नेक्स्ट जो स्टेप होता है हम इस पोजीशन पे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए क्या कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, 2 को जीरो बनाने के लिए R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R3 को ठीक है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, जो आपने बोला अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बनाना तो जीरो आ रहा है, क्या बोला, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेटा आप दोबारा से रिपीट करो, मैंने सुना नहीं। मैम लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा, क्योंकि अगर आप R3 पे 1 को जीरो बनाने की कोशिश भी करते हो तो जो ये सेकंड पोजीशन जो जीरो है ये तो हमारा वेस्ट चला जाएगा ना, दोबारा से नॉन जीरो बन जाएगा अगर हम
अगर जो हम R3 पे जो ये लास्ट रो पे जो ये 1 है, अगर इसको 0 बनाते भी हैं, अगर हम सपोज हम ये ऑपरेशन लगा दें R3 माइनस R2, तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन फिर जो ये है 0 माइनस 1 ये अगेन नॉन 0 बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है उसको अप्लाई करके, ठीक है। तो इस वाली मैट्रिक्स पे क्या है, कोई भी एक रो ऐसी नहीं है जिसकी ऑल एलिमेंट्स कंप्लीटली 0, ठीक है। कोई भी सेट हमारा डिपेंडेंट तब होता है जब कम से कम एक रो कंप्लीटली 0 आ जाए, ठीक है, उसके ऑल एलिमेंट्स 0 आए। लेकिन इस केस पे ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोई भी ऐसी रो नहीं आ रही है जिसके ऑल एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है। तो इट मींस जो हमारे पास में B3 है या B4 जो भी एग्जांपल है वो हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो कोई भी एग्जांपल आप लोगों के पास में आए आप लोग उसको कर सकते हैं अब, ठीक है। B3 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, लेकिन हम तो ये चेक कर रहे थे कि बेसिस है कि नहीं। B2 भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट था, ठीक है, ये हमारा Li आया था और ये भी हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट आया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ कि ठीक है, इसमें हमारे पास में 3 आ गया है। अगर आप लोगों के पास में जैसे यहाँ पे R3 लिखा हुआ है ना, R3 लिखा हुआ है, चलो पहले आप लोग खुद आंसर दोगे। शॉर्ट ट्रिक अगर मैं पहले सिखा दूंगी तो फिर आप लोगों के माइंड में वही रहेगा, तो पहले आप लोग उसकी जो डिटेल है वही सीखो, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक करूंगी। बेसिस चेक करने के लिए B2 एंड B3 बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट होने से ही सेट हमारा बेसिस नहीं हो जाता है, उसने वेक्टर स्पेस को स्पान भी करना पड़ता है, ठीक है। स्पान करने का मीनिंग है कि उसकी हेल्प से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम B2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम ये ले लेते हैं, लेट बेटा स्पान चेक करने के लिए मैं कंप्लीट मेथड यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके बाद से सब मैं कंप्लीट मेथड नहीं लिखूंगी, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में लेकिन मैं सारे स्टेप्स लिख रही हूँ। हम ये लिख लेंगे, लेट ABC is any arbitrary element of R cube, is any arbitrary element of R cube। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मीनिंग ये होता है कि ये R क्यूब का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास में अगर ये जो ABC की हेल्प, ABC जो ये एलिमेंट है, क्या ये इस सेट की हेल्प से B2 की हेल्प से जनरेट हो सकता है, चेक करते, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका ये जो B2 सेट है इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं फिर x इंटू 1 0 0, जो स्केलर्स हैं यहाँ पे मैं XYZ यूज कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा स्केलर वैल्यू y 0 1 0 प्लस z इंटू 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख भी देना where x y z आर स्केलर, where x y and z आर स्केलर, ठीक। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करो। हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है ABC, ठीक है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ। आप इस 1 0 0 इस वेक्टर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा x 0 0, चलो मैं पूरा लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ये आएगा x 0 0 एंड सेकेंड वेक्टर को y से मल्टीप्लाई करके 0 y 0 एंड थर्ड वेक्टर को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 z आएगा, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में अगर आप इन तीनों को एड अप कर देते हैं तो आपके पास में आ जाएगा x प्लस 0 x आएगा, 0 प्लस y प्लस 0 y आएगा, 0 प्लस z z आएगा, ठीक है। अब देखो ये ABC इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो कोई भी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उसका फर्स्ट टपल सेकंड के फर्स्ट टपल के इक्वल हो, इसका सेकंड टपल इसके सेकंड टपल के इक्वल हो एंड थर्ड के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ से आ रहा है a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई एंड z इक्वल एंड c इक्वल टू z, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे आपने ABC R क्यूब का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था अपनी मर्जी से। R क्यूब का वो कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, 0 1000 2000 एनी, ठीक है। तो लेकिन आपने यहाँ पे अगर उसको स्पान करने की कोशिश करी जो गिवन जो ये B2 सेट था इसकी हेल्प से, तो आप लोग ये जो स्केलर्स हैं इनकी रियल वैल्यू जा रही है ना, रियल वैल्यूज कैसे आ रही है, देखो जो ये A है ये कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आ जा रही है, क्योंकि हमारे पास में XYZ स्केलर थे। अगर हमारे पास में वेक्टर स्पेस है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, हमारे पास में यहाँ पर फील्ड है R, ठीक है। तो XYZ की एनी रियल वैल्यू रही होगी, तो A की वैल्यू कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आ रही है क्योंकि A इक्वल टू एक्स आ रहा है।
इसका कर्सर कहाँ गया बेटा, यहाँ पे ये a इक्वल टू आ रहा है x और x इज एनी स्केलर, इट मींस एनी रियल नंबर, ठीक है। b इक्वल टू आ रहा है y, c इक्वल टू आ रहा है z, ठीक है। जहाँ पे ये स्पान नहीं कर पा रहा होगा एक्स वाई जेड के बारे में ना, आपको कंफर्म पता नहीं चल पा रहा होगा कि एक्स वाई जेड क्या है, जैसे ऐसा कुछ ना कुछ एग्जांपल आएगा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इट मींस आपके पास में जो ये B2 सेट है, ये R क्यूब के किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इट मींस इसके बाद हम ये लिख देंगे आप लोगों ने, लेकिन हर क्वेश्चन में ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों के पास में जो भी क्वेश्चन हो, आप उस वेक्टर स्पेस का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सपोज करोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेट ABC इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R क्यूब, फिर ABC को जनरेट करा गिवन सेट की हेल्प से, एक्स वाई जेड हमने कोई स्केलर्स लिए, फिर उसकी हेल्प से हमारे पास में जो इक्वेशंस आई ABC की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी, ठीक है। तो इट मींस ABC की पॉसिबल रियल वैल्यूज आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे से फाइनली बोल देंगे इट मींस, मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास में आ रहा है L ऑफ जो B3 है वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू R क्यूब R है। तो जो हमारी बेसिस होने की दो कंडीशंस होनी चाहिए, लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है और उसका जो वो जो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान भी कर रहा है, तो इट मींस जो B2 सेट है वो हमारा बेसिस होगा V के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने खुद बताना है कि जो B3 है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो आप लोगों ने मुझे बताया क्या B3 भी V के एवरी एलिमेंट को जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, आपने मुझे ये बताना है। B2 तो बेसिस आ गया क्योंकि B2 हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान भी कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि क्या B3 भी हमारा बेसिस बन सकता है? B3 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो था, हमने चेक कर लिया था। अब आप लोग चेक करो जल्दी से कि क्या B3 हमारे पास में स्पान कर रहा है पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को या नहीं कर पा रहा है। जैसे प्रोसीजर मैंने यहाँ पे फॉलो किया सेम आपने करना है, बस जो 100 था वो आपका 110 बन जाएगा, x इंटू 110 बन जाएगा, एंड y इंटू 011 बनेगा, एंड z इंटू 101 बनेगा। तो आप लोग बताओ, आप कैलकुलेशन करके, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैलकुलेट हो पाएंगी तो वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वो स्पान करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैम इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हाँ बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम निकाल और चुके इसके थे पहले। सॉल्यूशंस स्केलर A1 A2 A3 जो स्केलर्स माने थे उनकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 आ रही है? 0 कैसे आई आपकी वैल्यू? आपने स्पान करने की वाली कैलकुलेशन की बात कर रहे हो आप या किसकी बात कर रहे हो? चलो मैं यस इस मैम। बाकी सब सेम रखना था, हमें इसके आगे करना था ABC इक्वल टू, हम यहाँ पे से लिख लेंगे x इंटू 110 प्लस A की वैल्यू x प्लस जेड, B की वैल्यू x A प्लस की वाई वैल्यू एंड C आपकी की आई है, वैल्यू y प्लस A जेड की वैल्यू आई है x प्लस जेड और B की वैल्यू x प्लस वाई, x प्लस वाई एंड C की C की वैल्यू वैल्यू y प्लस जेड। y प्लस जेड। ठीक है, तो हमें यही तो यहाँ पे चाहिए था हमारे पास में। और आप लोगों को पता है कि जो एक्स वाई जेड है ये स्केलर है, यानी ये कुछ ना कुछ रियल नंबर है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है एक्स प्लस जेड, इट मीन कुछ ना कुछ रियल वैल्यू है, क्योंकि एक्स भी एक रियल नंबर है, जेड भी एक रियल वैल्यू है, तो ए भी एक रियल नंबर आ जाएगा। आपका एक्स भी एक रियल नंबर है, वाई रियल नंबर है, तो बी अपने आप में एक रियल नंबर आ जाएगा। आपके पास में वाई एक रियल नंबर है, जेड एक रियल नंबर है, तो सी भी एक रियल नंबर आ जाएगा। तो समझ में आया कि एबीसी 3 के 3 रियल नंबर आ जा रहे हैं। तो इट मीन्स जो ये एबीसी है हमारे पास में, हमने जो आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट लिया था वो भी हमारा B3 की हेल्प से जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स B3 भी हमारा बेसिस होगा। आप लोग जब B4 और B5 को करोगे ना, आप लोगों को अगर B2 एंड B3 में कुछ भी कंफ्यूजन रहा है तो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग थक गए होंगे, मैं नहीं तो B4 एंड B5 को भी कंटिन्यूटी में बता देती। अब फिर ज्यादा क्लास में होगा तो मेन है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने समझना है तो मैं अभी करा दूंगी उसको, नहीं तो कल की क्लास में कर। बताओ बेटा को क्या पूछना है आपको? हाँ मैम इक्वेशन 0 के इक्वेट नहीं करते हैं क्या हम?
बेटा लीनियर, वो तो लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम जीरो के इक्वेट करते हैं ना। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, जो एबीसी हमने कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था और हमने ये चेक करना है कि क्या ये एबीसी जो ये गिवन वेक्टर्स हैं B3 के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी हेल्प से जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो जनरेट होता है या नहीं होता है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एबीसी इक्वल टू हम लिखेंगे x इंटू 110 प्लस y इंटू 011 लिखेंगे, फिर प्लस z इंटू 101 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशंस आती हैं आपके पास में, एबीसी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपके पास में बन जाएगा, साइड ये बन रहा होगा राइट हैंड साइड में आपके पास में x प्लस जेड, x प्लस वाई एंड y प्लस जेड। ठीक है, तो एबीसी इक्वल टू इस वेक्टर के इक्वल चल रहा है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी दो वेक्टर आपस में इक्वल तब होते हैं जब उसका फर्स्ट टपल दूसरे वेक्टर के भी फर्स्ट टपल के इक्वल होता है, और दूसरा टपल से दूसरे के इक्वल होता है, और तीसरा तीसरे के इक्वल होता है। ठीक है, जीरो के इक्वल किया जाता है सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने के लिए। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत हो, स्पान चेक करने के लिए जीरो नहीं किया जाता है। ठीक है, यस मैम। तो B2 एंड B3 हमारे दो के दो बेसिस आ चुके हैं, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान भी कर रहे हैं। B4 एंड B5 आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे बताओगे, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगी कि B4 एंड B5 में से कौन से हमारे बेसिस बनाते हैं और कौन सा बेसिस नहीं बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ के बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।